और ये मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हाइगेन्स। हाइगेन्स से मुझे बहुत दिली लगाव है। समझ में आई बात नहीं, क्यों दिली लगाव है? क्योंकि इसने तीन बातें बताई और तीन में से एक के ऊपर एग्जाम में पूछा ही जाता है, सीधा सीधा पूछा जाता है, घुमा के कोई सवाल नहीं आता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं भी पुलराम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम आपको करा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर तिरंगा सीरीज की। हमारी ये 5th क्लास है आज, और इसमें हम बात करेंगे। देखिए लास्ट टाइम मैंने सेट नंबर 2 हमारा चल रहा था 2020 के पेपर, यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं फिजिक्स के यूपी बोर्ड 2023 में परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे की जो 4 लेक्चर हो चुके हैं उनको जरूर स्टडी करें। उनको स्टडी करने के बाद ही आप ये लेक्चर हमारा देखें, ठीक है? क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं उनको मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं लेक्चर नंबर आपको बता दूंगा, वहां से आप उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी? चलिए, बाकी जिन्होंने तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उन सभी बच्चों के लिए भी ये एक सुनहरा मौका है उन सभी क्वेश्चंस को तैयार करने का जो एग्जाम्स में कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है? देखें स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि 3 घंटे आपको वहां पर मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर। 3 आवर्स का एग्जाम होगा, जिसको हमने 1-1 आवर करके पेपर को डिवाइड किया है। तो आज मैं अलग सेकंड उसका पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 का कै भाग अगर मैं यहां पर बात करूं, 5 लेके कै भाग की अगर मैं बात करूं तो कै भाग में क्या पूछा गया? देखिए सवाल आपके सामने है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। याद रखना जो 4th नंबर के क्वेश्चन है वो भी 3 मार्क्स में है, ठीक है? 3 मार्क्स में है। और 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो भी 3 मार्क्स में है, ठीक है? अल्फा के कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, ठीक है? ये बताना है आपको अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर, है ना? जो किसने किया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, देखो याद रखना, अगर मैं यहां से बताऊं आपको, रदरफोर्ड जिसकी कमियों को दूर किया था बोहर ने, और अपना एक अलग से मॉडल ले दिया था जो हमने पढ़ा है कोणीय संवेग बराबर, कोणीय संवेग वाला, है ना? mvr बराबर n × h/2π, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था मैग्नेट वाले चैप्टर में, ठीक? अब रदरफोर्ड ने, याद रखना, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया है। अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग और कौन से तत्व के ऊपर किया? याद रखना, पोलोनियम। पोलोनियम एलिमेंट में से क्या निकाले? अल्फा कण उत्सर्जन उन्होंने किया है, और कैसे कैसे उत्सर्जन यहां पर अल्फा कण निकले हैं उनके बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जिनके निष्कर्ष हम यहां पर पढ़ेंगे, है ना? इन निष्कर्षों के आधार पर ही याद रखना, अल्फा प्रकीर्णन के आधार पर ही किसकी बात? परमाणु मॉडल के बारे में बताया गया कि परमाणु के अंदर ये सारी बातें यहां से होती हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? देखें जरा, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर इसका एक डायग्राम फिगर में आपको दिखाऊं, ये मान लिया कोई परमाणु है, ठीक है जी? ये क्या है? कोई परमाणु है। अब इस परमाणु के ऊपर हमने क्या किया? पोलोनियम से क्या करा? अत्यधिक गतिज ऊर्जा से निकलने वाले अल्फा किरणों को क्या करा? इस बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया। याद रखना, ये कौन क्या है? अत्यंत महीन स्वर्ण पत्र है, सरफेस है, आप ऐसा समझ लें। क्लियर बात समझ में आ रही है? और इसके ऊपर हमने एक एक करके अल्फा कणों को अत्यधिक गतिज ऊर्जा से गिराना स्टार्ट किया। क्लियर बात समझ में आई? देखना जरा, बीच में यहां पर न्यूक्लियस होगा, और जब सीधे पार्टिकल को हमने गिराया तो पार्टिकल मुड़ करके फिर यहां पर वापस आ गया। यहीं पर मुड़ के वापस आया कि नहीं है? अब इससे अलग अलग दिशाओं में जब पार्टिकल को डाला जाएगा तो क्या होगा? देखना जरा, जैसे जैसे पार्टिकल को आप यहां पर डालेंगे, देखो जैसे जैसे आप इससे दूर होते जा रहे हैं, पार्टिकल क्या होता जा रहा है? बताना जरा,
पार्टिकल भी दूर जाता जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा है ना। देख ऐसे यहां पर देखेंगे आप, एकदम से मुड़ गया। अब और पास जाएंगे तो और मुड़ जाएगा, और पास जाएंगे तो क्या होगा, और मुड़ जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, समझ में देखना जरा। यही अल्फा कण परकिंडन है, याद रखना, ठीक है। एग्जाम में यही आपसे पूछा जाएगा, संपूर्ण प्रश्न पर धनावेश रहेगा, ठीक। चलो जी, ये सारे के सारे पार्टिकल ऐसे गए और इस तरीके से, यानी कहने का मतलब ये अलग अलग निष्कर्ष यहां पर हम देखने को मिलेंगे आपको। देखें यार, अगर यहां पर सबसे पहले निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, ठीक है। देखो, अधिकांश अल्फा कण सीधे स्वर्ण पत्र पर टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट आते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में भैया? अरे देखो, डायग्राम से देख के लिखना आपको सारी बात। देखो यहां पर ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीधे जाए, ज्यादातर जो अल्फा कण वो सीधे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और सीधे जाने का मतलब है सीधे जाने वाले टकरा के क्या होंगे, बोलो, उसी दिशा में वापस आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, यानी इस बात का मतलब ये हुआ, अतः निष्कर्ष यह प्राप्त हुआ कि किसी भी परमाणु का अधिकांशतः भाग रिक्त होता है। अधिकांशतः भाग कैसा होता है? रिक्त होता है। समझ में आया कि नहीं है बात? समझ में? पार्टिकल गया, सीधा टकराया और टकरा के पुनः वापस आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि सेंटर पॉइंट का जो अंदर का भाग है, इस परमाणु के अंदर का जो भाग है, ये वाला इलाका, ये कैसा होता है? अधिकांशतः भाग खाली होता है, बल्कि सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस यहां पर होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतनी बात क्लियर हो गई? कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। ठीक है, तो देखो जरा, अब यहां से अगर मैं बोलूं क्या, कुछ देखो जरा, कुछ अल्फा कण में बोलूं आपसे, देखो ये तो सीधे आ गए, और ये देखो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कुछ तो 90 डिग्री से कम पर आ गए और कुछ 90 डिग्री से आगे चले गए। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री का कोण तो सबने देखा है ना। कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से कम पर, देखो 90 डिग्री से कम की बात करें तो पीछे आ जाएगा, तो 90 डिग्री से कम पर पुनः ऐसा कर लो, पुनः निर्गत हो जाते हैं। समझ में आई बात? यानी क्या 90 डिग्री से कम पर जो निर्गत हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब यह है कम पर निर्गत होने से क्या बात पता लगेगी, बताओ जल्दी से जरा। देखो, यानी कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। आगे बात समझ में, यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि संपूर्ण धनावेश है, जब तो इससे टकरा के क्या चला गया, तुरंत बाहर से बाहर निकल गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बताएं जरा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब बात करते हैं आगे। इससे आगे के कुछ पार्टिकल अगर मैं बोलूं, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर निर्गत हो जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित अर्थात नाभिक
उपस्थित रहता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही? क्लियर बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको उसके अंदर लिखने हैं और इससे अलग इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन है तो इतना आपके लिए एनफ रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो, ऐसा नहीं है कॉपी बिल्कुल भर के आनी है आपको, 3 नंबर का तो पूरा का पूरा पेज लपेट के आना है। बहुत ही आपको सस्टेन परफॉर्म देना है डेफिनेशन का। समझ में आ गई बात? जितना भी उसके बारे में पता हो उसको ही लिखें, फालतू की बकवास उसमें ना लिखें। समझ में आ रही है बात या नहीं? क्योंकि एक बार अगर कॉपी चेक करने वाले जो आपके कॉपी चेक करेंगे, है ना, वो क्या करोगे, एक बार भी अगर उनका दिमाग घूम गया तो फिर समझ लेना आगे और पीछे के दोनों नंबर चले जाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में याद रखना आपको बिल्कुल सस्टेन डेफिनेशन लिखनी है, भले ही कम लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई हिंदी तो है नहीं या ये सामाजिक तो है नहीं एसएसटी जिसको पूरा पेज भर कर आएंगे आप, ठीक है। बहुत सिलेक्टेड पोर्शन आपको लिखना होता है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए जरा अगले पॉइंट में क्या पूछा गया, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो जी, 5th का क्या पार्ट हो गया, याद रखना पोलोनियम एलिमेंट के ऊपर किया गया था अत्यधिक गतिज ऊर्जा के द्वारा, ठीक। कई बार एक नंबर में भी पूछ लेते हैं कि अल्फा कंटिनेंट का प्रयोग किस एलिमेंट के ऊपर किया गया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कई और से नहीं बनते हैं, बड़ी थ्योरी के डीप में से बनते हैं, ठीक है। 5th का ख पार्ट है, तो देखो क्या पूछा गया ख पार्ट में। देखिए जरा, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में 10⁻⁶ सेकंड में 10⁻⁻⁶ सेकंड में उत्सर्जक में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। देखो यहां से 2 बात याद रखना, क्या, एक तो प्रवेश करने का समय t, प्रवेश लिख सकते हैं, एंटर भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁶ सेकंड, ठीक है। पीएन एनपीएन है, याद रखेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए, 10⁻18 है क्या, देखना 10⁻10 है, 10⁻10 है ना। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो आधार में 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। कितने खो जाते हैं, 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, ठीक है भाई। एनपीएन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे तो बनेगा एनपीएन, ये एन है, ये पी है और ये एन है, इन दोनों के बीच में तो इस तरीके से सैंडविच रहता है, ये दबा हुआ रहता है, क्लियर है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, और पी में कौन होते हैं, कोटर होते हैं, ठीक। 10⁻⁻10 सेकंड में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो आधार में 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। धारांतरण अनुपात की गणना कीजिए। धारांतरण अनुपात क्या होता है, देखो धारांतरण अनुपात होता है अल्फा, यहां पर अल्फा आपको निकालना है, ठीक है। अब अल्फा अगर आप निकालेंगे तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा, अल्फा बराबर IC/IE होता है कि नहीं होता है? क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, ये आपके जो मास्टरमाइंड का मॉडल है वहां सिलेबस में नहीं दे रखे, लेकिन फिर भी इनको आप पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। क्योंकि जब न्यूमेरिकल आया है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस ये होंगे, ठीक है। चलिए, तो अल्फा बराबर क्या होता है, IC/IE होता है। क्या IC की वैल्यू आपको पता रखी है? नहीं, IC की वैल्यू पता ही नहीं है। क्या IE की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है? नहीं, लेकिन IE हम निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं IE कैसे निकालेंगे तो बताना जरा, देखो कैसे निकाल सकते हैं, प्रवेश का समय बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, IE बराबर, देखना जरा प्रवेश का समय कितना है, 10⁻⁻6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻10। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 ऊपर जाके माइनस के, यानी कि 10⁻⁻16 एम्पियर। ये आपका क्या होगा, E का मतलब क्या होता है, उत्सर्जक। भाई एमिटर होता है ना, ये कलेक्टर होता है, और B का मतलब बेस होता है। 3 चीजें आपने पढ़ रखी होंगी, E, B और C, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर में है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सबसे लास्ट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। पहले काफी आते थे लेकिन सिलेबस में इस बार थोड़ा कम दे रखा है इनका, तो हो सकता है क्वेश्चन डाल दिया हो, लेकिन फिर भी आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेंगे। इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने आपको बताया है, हो सकता है आपके स्कूल कॉलेजों में ना पढ़ाया हो, सिलेबस में ना होने के कारण, फिर भी ध्यान रखेंगे। धारांतरण अनुपात अल्फा को ऐसे निकालेंगे, इसके लिए IC और IE आपके पास होने चाहिए। IE का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, यहां से आपने IE निकाल दिया। और किसकी जरूरत है देखना जरा, किसकी वैल्यू और निकाल सकते हैं? अच्छा एक बार देखो जरा, आधार में 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। कितने प्रतिशत इलेक्ट्रॉन?
अगर मैं आपसे आई बी पूछूं, बी का मतलब बेस होता है यानी आधार, इसको बोलते हैं आधार धारा। उसने क्या बोला कि आधार के अंदर क्या होता है, 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। यही तो बोला है ना उसने क्वेश्चन के अंदर, भाई ये तो बात बोली है ना उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। जो देखना जरा 2% कितना बैठ जाएगा, देखो आई कितना है 10 की घात माइनस के 16 आया ऊपर से, और ये कितना बच जाएगा 2/100, यानी आई बी बराबर कितना बन जाएगा 2 × 10 की पावर 10 की घात 2 ऊपर जाएगी तो माइनस के 2 हो जाएगी, यानी माइनस के 18। इतनी बात समझ में आई, ये आई बी हो गया आपका, समझ में आई बात, ये क्या हो गया आई ई हो गया, ठीक है। और क्या पूछा गया इसमें देखना जरा, अब हमको आई सी और चाहिए, तो याद रखना आई ई बराबर क्या होता है, आई बी प्लस आई सी के बराबर होता है। आपको क्या चाहिए इसमें, अरे देखना जरा आई सी चाहिए ना, तो आई ई माइनस के आई बी आप कर देंगे, और आई ई कितना है बोलो 10 की घात माइनस के 16, और माइनस के देखो आई बी कितना है यहां से बोलो 2 × 10 के पावर माइनस के 18, ऐसा ही है ना भाई, ऐसे ही कुछ बोला गया है ना। देखना जरा एक बार, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 14 एक बार देखना जरा, ये क्लियर भी लिखा है मैंने कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर, चेक करो एक बार। 10 की पावर माइनस 6 है, और कितना है 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 10 है। देखो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां, ठीक है। अब देखना यह कि गलती हुई कहां है, देखना जरा जल्दी से। अच्छा यहां एक गड़बड़ी हो गई, देखो एक क्वेश्चन यहां पर एक गड़बड़ी हो गई है कि एक फॉर्मूला हमने उल्टा लगा दिया, इस उल्टे फॉर्मूले को आप सही कर लेंगे। देखो कैसे सही करेंगे फॉर्मूले को, मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूं, देखना जरा क्वेश्चन नंबर, इसको ये जो फॉर्मूला है आपका, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, इसको ठीक कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। आई ई बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर आता है और टाइम ऑफ एंट्री नीचे आता है, ठीक है, क्योंकि पावर माइनस में आएगी नहीं इसकी। देखना एन ई कितना है 10 की पावर 10, और प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 की पावर -, भैया इसको याद रखना। तो हो सकती है गलतियां, याद रखना, ऐसा ही मैं कोई भगवान नहीं हूं, समझ में आ रही है बात या नहीं। और आपसे भी ऐसी गलतियां हो सकती हैं एग्जाम के अंदर, तो अपनी गलती को कभी छुपाए ना, मैं फिर आपको कह रहा हूं, समझ में आ रही बात नहीं। एक बात जरूर याद रखें, जब भी आप न्यूमेरिकल को करें ना बेटा जी, जो न्यूमेरिकल की आपकी कॉपी होती है, कुछ बच्चे मैंने देखा है कि कॉपी को जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करा, गिवन क्वेश्चन लगाया फॉर्मूला और यहाँ पर करना स्टार्ट करा, और कुछ बच्चे क्या करते हैं कई बार गलती होगी तो उसको या पेज ही फाड़ देंगे। जब भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसको पेज को मत फाड़ो, उसको आप एक राउंड फिगर में कर दो और कॉर्नर पे हल्का सा कट लगा दो, उसके नीचे क्वेश्चन को करो, फिर गलत हो गया कोई बात नहीं, फिर राउंड करो, क्वेश्चन पे कट लगा दो साइड में, अगले पे। कुछ क्या करते हैं कुछ बच्चे क्वेश्चंस को पहले सबसे आखिरी पे खोलते हैं कॉपी को और वहां क्वेश्चन को करते हैं, ऐसी गड़बड़ी आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, समझ में आई बात। जो भी करेंगे फेयर के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये आदत हमारी पक जाती है और फिर एग्जाम में भी हम यही करते हैं, कॉपी का सबसे लास्ट कर रफ कॉपी डाल देते हैं और फिर वहां पर गड़बड़ी हो जाती है। क्लियर भाई सब, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, याद रखना। चलो फेयर कॉपी पर करें जो भी करना हो। यहां पर आ जाए तो 10 की पावर 6 ऊपर कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा, ठीक है बेटा जी। और आई भी बराबर कितना हो जाएगा बोलो यहां से, आई कितना है 10 की पावर 16 है, और 2 अपन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी आई भी बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर, देखो 10 की पावर कितनी होगी 2 होगी, ऊपर जाके माइनस के 2, और 16 में से 2 गए तो कितना बचा 14 बचा कि नहीं बचा बताओ। और यहां से इस वैल्यू को जब यहां पर रखेंगे तो आई सी बराबर क्या बनेगा बोलो, समझ में आया गड़बड़ी कहां हो गई थी भाई। तो ये देखो आई कितना है 10 की घात 16 माइनस आई भी कितना है 2 × 10 की घात 14। देखो इनको हम माइनस कब कर सकते हैं जब इनकी पावर सेम होगी, इसकी पावर 10 की पावर से कितनी है 16 है, उसकी पावर 14 है, तो दोनों की सेम होनी चाहिए। तो इसमें एक काम करो, इसको लिख सकता हूं 100 × 14 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बताना जरा भाई। 10 की घात 16 है ना, तो 2 इधर निकाल दिए तो 14 बच गए, तो 10 की घात 14 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया 100 माइनस के 2 बच गया, और IC बराबर कितना 100 में से 2 गया तो कितना बचा 98 × 10 की पावर 14 बचा कि नहीं बचा। और इसी वैल्यू को आप यहां पर रख देंगे, बोलो IC कितना है आपका 98 × 10 की पावर 14, और IE कितना है बोलो ऊपर से 10 की पावर 16 है कि नहीं है, इसको ऊपर ले जाओ उठा के, तो कितना बन जाएगा 98 × 10 की पावर, ऊपर जाएगा तो 16 कैसा बनेगा माइनस का 16, और 16 में से 14 गए तो कितना बचेगा माइनस का 2, यही क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही।
इसको आप नोट कर लेंगे जल्दी से जरा, 0.98 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.98 एम्पियर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से देखिए जरा। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है और क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखना जरा जल्दी से भैया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब मैंने थ्योरी में पढ़ाया था आप लोगों को तो मैंने बताया था कि ये कैसा सवाल है। ये ऐसा सवाल है कि जैसा कि तुम्हारा रणबीर कपूर है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? रणबीर कपूर की डिमांड आजकल ज्यादा है, बिल्कुल उसी तरीके से ये समझ लें आप उसका भैया है और इस तरीके के क्वेश्चंस की डिमांड बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 8 जो था आपका फर्स्ट वॉल्यूम में एसी परिपथ, उसमें से एक सवाल आने आने 7 सवाल मैंने आपको बताए थे, 7 टाइप बताई थी एसी प्रत्यावर्ती स्रोत वाले चैप्टर में से, जिसमें से एक सवाल आपका आना ही आना है और वो कौन सा होगा, या तो एलसी होगा या एलसीआर होगा। देखिए स्क्रीन पर क्या बोला गया, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरक एल, धारिता सी और प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि Z आपको निकालना है और कालांतर पूछा गया फाई आपको निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले देखो इसका डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है। यहां मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। देखो जी क्या क्या जोड़ना है आपको, L, ये L हो गया, C, ये C हो गया, ये लो भैया जी ये R हो गया, है ना। ये कोई AC स्रोत आपने जोड़ दिया यहां पर, है ना, और यहां से आप कुछ भी जो भी आपको जलाना है उपकरण वगैरह बल्ब वगैरह यहां पर आपने इसको जोड़ दिया, यहां से करंट निकलेगा ट्यों 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 वापस आ गया। क्लियर है? चलो ये L हो गया, ये C हो गया और ये R हो गया। क्लियर बात समझ में आ रही? तो तीनों के लिए पहले हम निकाल देते हैं, हमको पता है V, Z कब निकलेगा मेरे पास, प्रतिबाधा कब आता है, जब V को I से डिवाइड कर देते हैं। ये बात तो सभी बच्चा लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर है ये गैप, 5 का गैप भाग। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो Z निकालने के लिए आपको V और I आपके पास होने चाहिए। क्लियर है? तो देखिए ना सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या, प्रेरक L वाली कुंडली में विभवांतर, 2 पार्टीशन में इसके कर देता हूं यहां से, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर। चलो स्क्रीन पर तो क्लियर आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एकदम बढ़िया है। तो देखना जरा L प्रेरक वाली कुंडली में अगर मैं बोलूं यहां से कितना आएगा, बोलो जरा। L प्रेरक वाली कुंडली में कितना आएगा, बोलो जरा। एक्सेल बराबर, देखो यहां से L प्रेरक आपको सामने दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना सभी को। तो L के लिए अगर मैं बोलूं आपसे तो कितना आएगा बताओ जरा। VL बराबर I इंटू एक्सएल आएगा कि नहीं आएगा। और हमको पता है क्या कि धारा I वोल्टेज V से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। अब देखो इस डायग्राम से अलग एक डायग्राम आपको और बताना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया आपको क्या कि V जो L होता है ये क्या होता है 90 डिग्री अग्रगामी, ये लो जी ऊपर चला गया। अब ऐसे अगर मैं बोलूं क्या संधारित्र C में विभवांतर, तो देखना जरा ऐसे VC बराबर क्या बनेगा बोलो, I इंटू XC बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसमें क्या होता है बोलो, धारा I वोल्टेज V से क्या होता है बेटा जी 90 डिग्री पश्चगामी होती है। यानी कि कहने का मतलब इसका ग्राफ कहां जाएगा, इसका ग्राफ नीचे जाएगा, जिसको आप VC बोलते हैं, है ना। और FC लास्ट में आ जाता है आपका क्या, प्रतिरोध R। प्रतिरोध R में विभवांतर, तो बताना जरा V बराबर क्या बनेगा बोलो, I इंटू R। समझ में आई बात। और इसमें क्या होता है धारा I वोल्टेज V से समान कला में होता है। कहां पर होता है ये बताना जल्दी से जरा, समान कला में होता है। भाई लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
यानी आर वाला ग्राफ कैसा जाएगा, सीधा जाएगा, और इसको आप बोलते हैं वी आर। ये तीनों बातें आपको समझ में आई कि नहीं है, बताना जल्दी से जरा। सबसे पहले हमने तीनों में क्या निकाल लिया, विभवांतर निकाल लिया अलग अलग, और विभवांतर के सारे मैंने ये ग्राफ आपके सामने बनाया है, जिसको आप क्या कहते हैं, वीएल कहते हैं, वीसी कहते हैं और वीआर कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां से अगर मैं बोलूं आपसे, क्या हमको एक बात पता है क्या, किसको हम सोल्व नहीं कर सकते, 3 के लिए हमने सदिश में भी पढ़ा था, सदिश हमें 3 के लिए योग निकाल ही नहीं सकते हैं, तो 3 में से पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, 3 की जगह हमको 2 बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं क्या, वीएल तथा, यहां पर एक बात बोल सकते हैं, माना वीएल तथा वीसी का परिणामी वी डैश है, यानी मैंने बता दिया कि वीएल डिफेंस वीसी, इन दोनों को अगर हम घटा दें, विपरीत दिशा में तो घटेंगे, इसको 2 मिनट के लिए शांत रहने दो, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या रहेगा, एक दिशा में आ जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे अब वी डैश बोलेंगे, है ना। अब यहां से डायग्राम बन जाएगा कुछ ऐसा, नीचे तो वी आर है ही अपनी जगह, और ऊपर बन गया वी डैश। इस वी डैश के अंदर क्या क्या आ गया बोलो, वीएल, ये आगे डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है जिसमें से जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला घट जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वीएल में से ही वीसी घटेगा, अगर वीसी ज्यादा होगा तो वीएल घटा देंगे आप। समझ में आई बात। और इन दोनों का परिणाम ही देखें जरा, माना परिणामी विभवांतर वी है। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो जरा इस डायग्राम को थोड़ा सा ठीक कर लो, और ठीक कैसे करेंगे देखना जरा। कहां गया भाई, ये लो जी, ये हमारी गुलाबो है, देखो जी। और जैसा बिल्कुल यहां पर है, बिल्कुल ऐसे ही हमने यहां पर ले लिया है। ये वी डैश था तो ये भी क्या आ गया, वी डैश आ गया, और ये परिणामी वी आ गया। समझ में आ रही है, ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये बी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है सभी को, ये वाला जो ट्रायंगल बना है यहां पर। और इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे बोलूं तो देखो जरा, अगर मैं इस ट्रायंगल से बोलूं तो ट्रायंगल में क्या दिखाई देगा आपको, देखो। अगर मैं इसमें क्या लगा दूं, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। अगर इस ट्रायंगल में मैं क्या लगा देता हूं, देखो जरा, इसको मैं यहां से क्वेश्चन को यहां पर कर देता हूं। अगर इस ट्रायंगल में आपसे क्या लगाता हूं, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, त्रिभुज ओ ए बी में, और इसमें अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं तो कैसा लगेगा बोलो, वी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है बोलो, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब देखो जरा से, वी स्क्वायर बराबर बोलो, वी डैश की वैल्यू कितनी है बोलो, वीएल डिफेंस वीसी का स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, और यहां से बोलो वी स्क्वायर बराबर, देखो यहां से क्या बनेगा, वीएल का फॉर्मूला कितना है बोलो, इसको ऐसे लिख दो, आई इंटू एक्स एल डिफेंस, और वीसी का आई इंटू एक्स सी प्लस के वी आर स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर बराबर, आई आपने स्क्वायर बाहर लिया तो अंदर क्या बचा बोलो, एक्सएल डिफेंस एक्सी का स्क्वायर प्लस, और आई वी आर को भी तो बोलेंगे ना, आई इंटू आर, दोनों का स्क्वायर है तो ये बन गया आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। बोलो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताना जरा। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर, इतनी बात सही है। चलो अब यहां से आगे अगर मैं बोलूं तो आगे कैसे करेंगे आप देखो क्वेश्चन को। यहां से आपको क्या चाहिए, आई स्क्वायर, दोनों को कॉमन ले लो, और जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बोलो, एक्सएल डिफेंस एक्सी का होल स्क्वायर, और यहां बच गया आपका आर स्क्वायर। ठीक है, और देखो जरा इस आई स्क्वायर को नीचे ले आओ तो v अपॉन आई पूरे का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और यहां से क्या बनेगा, एक्सएल डिफेंस एक्सी का स्क्वायर, नाउ आर स्क्वायर, नाउ द वैल्यू ऑफ v अपॉन आई इज कॉल्ड z। ठीक है, और यहां से क्या बनेगा, एक्सएल डिफेंस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है। इस स्क्वायर को अगर आप उधर भेजेंगे तो आप जानते हैं अच्छे से क्या बन जाएगा भाई, रूट आ जाएगा। और एक्सेल यहां से इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, एक्सेल को क्या बोलेंगे बोलो, एल इंटू ओमेगा डिफेंस, और एक्सी को 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है। और यही वैल्यू आपकी क्या बन जाती है, जेड बन जाती है। क्या बन जाती है, यही वैल्यू आपकी बताना जरा जल्दी से, यही वैल्यू आपकी प्रतिबाधा जेड बन जाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको यहां से समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, ये z आपको समझ में आया, यही z क्या होता है, आपकी प्रतिबाधा होती है इस क्वेश्चन की। इतनी बात समझ में आ गई है, तो z की वैल्यू यहां से आ जाती है। अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखो इसमें एक बात और पूछी गई है, कलांतर आपसे पूछा गया, यानी फाई की वैल्यू आपसे और पूछी गई है, और इस फाई की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे देखना जरा। यहां से अगर मैं बताऊं, यहीं पर बता देता हूं आपको, अगर मैं पूछूं आपसे फेज एंगल यानी कि कलांतर, ठीक है,
चलो जी देखो जरा, कलांतर की अगर मैं बात करूं तो कितना निकालेंगे, आपको एंगल निकालना होगा ना, ये वाला, ये फाई तो चाहिए ना। तो अगर मैं ऐसे लगाऊं tan फाई बराबर, तो बताओ जरा tan फाई बराबर क्या होगा, बताना जल्दी जरा। लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार कितना बोलो वी आर, और tan फाई बराबर कितना बन जाएगा बोलो, वी डैश को क्या लिखेंगे, वी एल डिफेंस वीसी अपॉन वी आर। इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखो वी एल क्या होता है, आई इंटू एक्सएल, और वीसी कितना होता है, आई इंटू एक्सी, और अपॉन में वी आर कितना होता है, आई इंटू आर। यानी कि अगर मैं यहां से बोलूं क्या, देखो आई ऊपर भी है और नीचे भी है, कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, एक्सएल डिफेंस एक्सी, और अपॉन में क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। और फाई अगर आपको निकालना है तो इसको रिप्रेजेंट tan इनवर्स एक्सएल डिफेंस एक्सी, अपॉन में क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। क्लियर बात समझ में आई। और ये क्या बन जाएगा आपका, फाई बन जाएगा। ये फाई आपसे पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात पर आते हैं, जल्दी से देखें जरा। इससे अच्छे क्वेश्चन कुछ और हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे ले सकते हैं। 4 पार्ट में क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। इसी से रिलेटेड एक सवाल और आता है, एलसी परिपथ समझाइए, तो उसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अनुनादी परिपथ की शर्त एक्सएल बराबर एक्सी होता है, याद रखना। चलो जी नेक्स्ट पर चलते हैं, देखने जरा। थोड़ा लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए भैया, इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें आप एक बार। और क्वेश्चन में बोला गया सीधा सीधा आपसे कि 10d और -5d क्षमता वाले दो P1 और P2 दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। दो बदले लेंस संपर्क में रखे गए सिर्फ लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्या बोला गया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी रखी वस्तु, यानी U बराबर कितना दे दिया यहां पर, माइनस का 30 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई दी गई। वस्तु की लंबाई क्या होती है, O। वस्तु तो सीधी रखी जाती है तो 2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि आई आपको निकालना है। इसको y1 y2 h1 h2 भी कह देते हैं, कोई कुछ भी आप कह सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी प्रकृति भी आपको बतानी है, प्रकृति बतानी है, ठीक है ना। चले भैया, 5वें का क्वेश्चन था अथवा में, ठीक है। जो भी किया तो सर कोई भी आप कर सकते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं क्या कि आपको क्या निकालना है, आई निकालना है ना, और तो कुछ नहीं निकालना है। चलो आई निकालेंगे। आई निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी आपको बतानी है। और वी कैसे निकलता है बताना जरा, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, यही सब तो निकलता है ना। तो सीधी सी बात है, आपको एफ चाहिए, ठीक है। एफ कैसे निकालेंगे देखो जरा, जो इसका सॉल्यूशन देखो जरा। पी बराबर कितना होता है बोलो, P1 प्लस P2, यानी कि P बराबर 10 माइनस के 5, 10 में से 5 गया तो 5d आ गया, ठीक है। और सेंटीमीटर में सारी चीज दी गई है, तो F बराबर क्या होता है बोलो, 100/P होता है, यानी 100/P की वैल्यू बोलो कितनी है, 5। तो कितना बन जाएगा ये, 5 दूनी 10। फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी, 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। और यहां से देखो आप कितना बनेगा, 1/20। बोलो जी 1/v कितना हो जाएगा यहां से, ये आपको निकालना है। u की वैल्यू बोलो कितनी है यहां से बोलो, ये यहां से माइनस के 30, और माइनस माइनस जब रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। और 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/20 माइनस के 1/, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में 30 हो जाएगा, 1/v इक्वल टू, बताओ जरा से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि 1/v इक्वल टू 2 में से 3 गया तो 1/60। अभी मत पूछ लग जाना ये कैसे हुआ है, बिल्कुल मत पूछना, ठीक है, क्योंकि 5 या 6 कक्षा की बात मैं आपको यहां पर नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। चलें, समझ में आ गया होगा आपको। तो v कितना आ गया आपके पास, 60 आ गया। क्या आ गया, 60। लेकिन पूछा क्या गया आपसे, आपसे पूछा गया है इसमें i पूछा गया है ना। तो i क्या, i का फॉर्मूला लगाओ। देखो हमको पता है आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है बोलो, बताना जरा। I/O बराबर V/u,
यही तो होता है ना। तो आई अपन ओ की वैल्यू बोलो कितनी है 2 सेंटीमीटर, और वी बोलो कितना है 60, और यू कितना है बोलो माइनस के 30। तो 30 दूनी 60 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया आई 4 सेंटीमीटर का आ गया। गलत तो नहीं है कुछ? अरे कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी क्वेश्चन में? देखना जरा भाई, यू कितना दे रखा है उन्होंने, देखना जरा यू कितना दे रखा है भाई उन्होंने। संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु तक की दूरी तो 30 सेंटीमीटर ही है। समझ में है कि नहीं है बात? समझ में? ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। क्लियर बात, समझ में आ गई? चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, चले आगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इतनी बात क्लियर है? यहां से आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखो जरा अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कंप्लीट। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद है। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों के अनुपात इतने इतने हैं, यानी कि L1 अनुपात L2 अनुपात L3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, और जो नहीं पढ़ सकते वो उल्टा लगा लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और द्रव्यमानों के अनुपात कितने कितने बताए, देखना जरा। एक अनुपात 2 अनुपात 3, और तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। R1 अनुपात R2 अनुपात R3 यहां से पूछा गया है, और तो कुछ नहीं पूछा गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है, चलो जी। अब हमको एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें R, M और L आ जाए। इससे अलग तो कोई बात नहीं दे रखी है उन्होंने, इससे अलग तो कोई बात नहीं दे रखी है। देखें जल्दी से जरा, क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है ना? तो देखो इस क्वेश्चन फॉर्मूले को बनाएंगे कैसे। अगर मैं बोलूं आपसे क्या कि हमको पता है R बराबर कितना होता है, रो इंटू एल अपॉन ए होता है कि नहीं होता है, बताना जरा भाई। R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता है, तो रो की तो कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पर भाई। R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं क्या द्रव्यमान कैसे बनेगा यहाँ पर, इस M को भी तो सेट करना है ना। तो हमको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, बताना जरा। द्रव्यमान बटे आयतन होता है कि नहीं होता है, तो M बराबर क्या बनेगा बोलो, D इंटू वी। और मुझको पता है आयतन का मतलब क्या होता है, 3 भुजाओं की गुणा, है ना। तो इस 3 भुजाओं को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि बताना जरा A इंटू एल। भाई एरिया का मतलब क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, और एक यहां पर ऊंचाई आ गई, तो A इंटू एल का मतलब भी क्या होता है, V होता है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? तो M का मान भी क्या हो जाएगा, यहां से M की वैल्यू भी क्या बनेगी, DA इंटू एल। ठीक है, अब अपन के पास फॉर्मूला क्या बताना जरा, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। और इस क्वेश्चन के अंदर हमको सेट करना है कौन, बताओ। नीचे अगर मुझको M बनाना हो तो क्या सेट करना पड़ेगा, ये तो है D और L नहीं है, तो D से L से गुणा नीचे कर ली, और DL से गुणा ऊपर कर ली। बताओ जरा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है, बताना जरा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत? चलो R बराबर, अगर मैं ऐसे बोलूं बेटा जी देखना जरा, रो तो सेम रहेगा, ADL क्या बन जाएगा बोलो, ADL M बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? और ऊपर क्या आ गया, D आ गया, और साथ में कौन आ गया, L स्क्वायर आ गया। बताओ जरा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? अब यहां से एक बात नोट करके बोलो जरा, चूंकि रो इंटू डी कैसे कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट है, इसका मतलब R जो है वो समानुपाती किस किस के होगा बोलो, L स्क्वायर के और M के ही तो होगा। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो कैसा रेशो बनेगा, देखना जरा। यहां से अगर मैं रेशो निकालना चाहूं, R1 रेशो R2 रेशो R3, तो क्या बनेगा बोलो, L1 स्क्वायर M1 अनुपात L2 स्क्वायर M2 अनुपात L3 स्क्वायर M3। चलो जी, L1 की वैल्यू बोलो कितनी, ऊपर से L1 की वैल्यू 3 है, तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया।
और M1 कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग 1 हो गया। इसी तरीके से L2 बोलो कितना है 2, 2 दूनी 4 बन गया। और M2 कितना है बोलो 2, 2 दूनी कितना बनेगा यहाँ से भाई 2, तो नीचे वर्ग थोड़ी है, नीचे तो 2 ही रहेगा। इधर आ जाओ L3 कितना है ऊपर से 1, 1 का वर्ग 1 हो गया। और M3 कितना है बोलो 3, 3 तो चुका तू है ना, तो यहां से क्या बनेगा बोलो 9 अनुपात 2 दूनी 4 अनुपात कितना बनेगा बोलो, बताओ जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई आपको, बताना जल्दी जरा। तो यहां से क्या वैल्यू बनी, यहां से बताना जरा कितनी वैल्यू बनी है 9 अनुपात 2 और अनुपात 1/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर बात समझ में आ रही है? बाकी इस क्वेश्चन को सेम कैसे कर सकते हैं बताना जरा। अगर इसको सेम करना हो तो सेम कैसे करेंगे बोलो, बताओ भैया जरा। अगर इसको मैं फिक्स करना हो, फिक्स रेशो निकालना हो, तो फिक्स रेशो कब निकलेगा जब ये 3 यहां से खत्म होगा। समझ में आ रही है बात या नहीं, है ना? तो 3 खत्म करने के लिए क्या होगा बोलो, बताओ जरा। इसको रेशो को कैसे निकालेंगे भाई, हमारा रेशो कितना है 9:2 कितना 3 है ना। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनेगा बताना जरा। हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा बोलो 9 3 27 और 3 दूनी 6 और 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो रेशो क्या बना आपका 27:6:1। आई बात समझ में नहीं? और यही क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा, बताना जरा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आपको इसमें लिख लेना मल्टीप्लाई बाय 3 से गुणा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है भैया, 2023 के जितने भी छात्र हैं या छात्राएं हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ये आपको बताया क्वेश्चन। इसमें बस यही बात याद रखेंगे कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, और आयतन को हम खोल सकते हैं A×L। क्यों? क्योंकि आयतन 3 भुजाओं की गुणा होती है, और 3 भुजाओं का मतलब क्या हो गया 2 क्षेत्रफल में आ गई और 1 लंबाई में आ गई। तो ये भी क्या बनेगा मीटर की घात 3 बनेगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखना जरा। डे और डे में आपके सामने सवाल है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बताना जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, देखो हमको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। सिंपल सी बात यह है कि वे तरंगे जिनको मोमेंट के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए, गतिमान होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना मीडियम के कहीं पर भी घुस जाती है, कहीं से भी निकल जाती है। समझ में आई बात या नहीं? लेकिन अगर इसकी मेन थ्योरम हम देखें तो क्या बनेगी, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी परिपथ में धारा अत्यधिक आवृत्ति से प्रवाहित होती है तो इसे माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और इन्हीं तरंगों को क्या बोलते हैं बताना जरा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? समझ में आई बात या नहीं? और इन्हीं की प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है भैया जी, क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इन्हीं तरंगों की प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और इनमें तरंगों में सबसे ज्यादा याद रखना क्या कि इन तरंगों का निर्माण वैद्युत क्षेत्र तथा किन क्षेत्रों के मिलने से बनता है, चुंबकीय क्षेत्रों की लंबवत प्रकृति के कारण होता है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ
कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो लंबवत किसके होता है, बी के होता है। ये तो आप जानते हैं इस तरीके से होता है कि नहीं होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। क्लियर बात समझ में, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है क्या कि ये तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। क्लियर बात। तीसरी बात क्या है, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बिना माध्यम के क्या कर जाती है, कहीं पर भी एंट्री कहीं पर भी एग्जिट ये कर जाती है। आ रही है बात समझ में आ रही है। और तीसरी बात ये बनती है क्या कि वैद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र के साथ अनुपात जो होता है वो किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है, यानी प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्लियर बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक की बात में कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा। क्लियर बात समझ में आ गई। और तीसरी बात ये बचती है क्या कि ये तरंगे अध्यारोपण के सिद्धांत का कार्य करती है। समझ में आ रही है? राइटिंग थोड़ी गड़बड़ मिलेगी भाई, देखो थोड़ा सा है ना, वैसे मेरी राइटिंग है बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी मुझको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है ना आप लोगों को, थोड़ा स्पीड से, क्योंकि 1 घंटे में आपको कंप्लीट करा के देना है जितने पोर्शन मैंने बोले हैं, तो इसी हिसाब से मैं थोड़ा इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी यार। इस तरीके की बात में कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिर इससे आगे की बातें मैं आपको बताता हूं। चलिए इसको जल्दी से जरा, इतना नोट कर लिया सभी ने? चले भैया जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। अगले क्वेश्चन पर आ जाए जल्दी से जरा, बिना रुके। चले, वाटर, पानी की बोतल जरूर रखें अपने साथ में। ठीक है, पानी की बोतल जरूर रखनी चाहिए, याद रखना। जैसे कि देखो हमको नींद कब आती है, जब हमारे सेल्स क्या हो जाते हैं, सेल्स में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और ऑक्सीजन की कमी आती है हम सोने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पानी की बोतल साथ में रखें। जैसे आपको हल्का सा भी झटका आने वाला हो नींद का, तो उसको बहुत थोड़ा सा पानी, खाली पानी लेना है। ठीक है, हल्के से गिलास में पानी को डालें और उसको पी जाएं। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी पीना, ऐसा नहीं एक बार में बोतल लगाई मुंह से टन हो गए। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालना है गिलास के अंदर, उसको पी जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हाइगेन्स। हाइगेन्स से मुझे बहुत दिली लगाव है। समझ में आई बात नहीं? क्यों दिली लगाव है? क्योंकि इसने 3 बातें बताई और 3 में से एक के ऊपर एग्जाम में पूछा ही जाता है, सीधा सीधा पूछा जाता है, घुमा के कोई सवाल नहीं आता है। या तो परावर्तन की घटना पूछेगा, या अपवर्तन की घटना पूछेगा, या तरंगी का सिद्धांत पूछेगा। 3 सवाल से चौथा सवाल पिछले 10 सालों में नहीं आया। ठीक, चलिए, तो मेरा फेवरेट है तो आपका भी फेवरेट ही हो जाना चाहिए आज से। देखें जरा क्वेश्चन में बोला क्या है, देखा जरा। हाइगेन्स द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंगागर अवधारणा के आधार पर परावर्तन का नियम सिद्ध कीजिए। आपको क्या सिद्ध करना है? परावर्तन का नियम। और परावर्तन का नियम क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं? भाई परावर्तन का नियम होता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर के। ठीक है, उसी को हमें यहां पर प्रूफ करना है। ठीक, चलो, तो परावर्तन के नियम को प्रूफ करने के लिए यहां पर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि माना PQ एक परावर्तक पृष्ठ है। कुछ भी चीज आपको याद नहीं रखनी, डायग्राम बना रहा हूं वहीं से सारी बातें लिखनी है। PQ क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये P है और ये Q है। ठीक है, जिस पर एक तरंगाग्र AB इस प्रकार रखा है कि बिंदु A
पृष्ठ को स्पर्श करे। देखो ये तरंगाग्र ए भी दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, जो तरंगे चलेंगे उनको मैं कलर्ड दिखाऊंगा। समझ में आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, चलो। और ये भी तरंगाग्र कहीं ना कहीं से आया होगा। माना ये तरंगाग्र यहां से आया, यहां से एंगल बना के। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और यहां से एक एंगल बना देता है ये आई। ठीक है भैया जी। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बोलूं क्या, जो बिंदु बी है आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर का बिंदु जो बी है, उस बिंदु से क्या चलेंगी, द्वितीय तरंगिका चलेंगी पृष्ठ पी क्यू की ओर। बिंदु बी से द्वितीय तरंगिका पृष्ठ पी क्यू की ओर v वेग से t समय में। ठीक है, अब कहने का मतलब है b से चलेंगे तो पृष्ठ पर टकराएंगे कहीं ना कहीं, यानी अगर ये यहां से चलेंगे, कहां गया भाई, ये देखिए गुलाब हमारी ये रही 90 डिग्री के कोण पर, जिस पर टकराया उसका हमने नाम रख दिया a डैश। ठीक है, t समय में a डैश पर पहुंचती है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं क्या b a डैश का मान कितना है, तो क्या बताएंगे आप, v इंटू टी होगा क्या नहीं होगा, बताना जरा। b से a तक जो चला, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। ठीक है, और याद रखना ठीक इसी समय, जिस समय b से, देखो यहां पर बता रहा हूं, जिस समय b से तरंगिका a डैश की तरफ को गई, बिल्कुल उसी समय क्या होगा, बिल्कुल ठीक इसी समय बिंदु a से एक द्वितीय तरंगिका कहां पर चलेंगी, देखो एक द्वितीय तरंगिका b डैश पर v इंटू टी दूरी तय करती है। यानी a से लेके b डैश तक की दूरी वो भी कितनी है, v इंटू टी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इक्वेशन नंबर 1 बना दिया और इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। अब यहां से अगर मैं बोलूं तो b डैश से आपने कहां मिला दिया, इसको नीचे मिला दिया, तो दो कोण बने, तो ये कोण बना 90 डिग्री का और एक कोण ये बना 90 डिग्री का। समझ में आ रही है? बाकी दोनों त्रिभुजों के आधार सेम है। अब यहां से हमको दो त्रिभुज मिलते हैं, त्रिभुज कौन सा बताना जरा, ए बी ए डैश तथा दूसरा त्रिभुज है ए बी डैश ए डैश। ये दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बातें से मैं देखना जरा। भाई सबसे बड़े वाले में ए बी ए डैश बराबर एंगल किसके होगा, बोलो ए बी डैश ए डैश के। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है। दूसरी बात, बड़े वाले का जो आधार है ए डैश, वो भी दूसरे वाले का आधार है ए डैश, क्योंकि दोनों कैसे हैं, समान है। बताना जरा भाई, इस पूरे का आधार जो है वो भी ए डैश है और दूसरे वाले का आधार भी कौन सा है, ए डैश है। दो बातें सेम हो गई कि नहीं होगी? अगर मैं बोलूं तीसरी बात कौन सी सेम है, तो देखना जरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से पहले वाले त्रिभुज की भुजा बी ए डैश बराबर किसके, बोलो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा बी ए बी डैश, जिसमें क्या बताया गया कि v इंटू टी जो है वो दोनों के लिए कैसे बेटा जी, समान है। क्लियर है? तो यानी कहने का मतलब जब किसी त्रिभुज में तीन चीजें बराबर हो जाती हैं तो हमको एक बात पता है कि दोनों के दोनों त्रिभुज जो हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। और सर्वांगसम जब हो जाते हैं तो यहां से याद रखना क्या, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम यहां से एक बात कह सकते हैं, क्या हम एक बात यहां से कह सकते हैं, अतः है, क्या कहेंगे, बोलो एंगल बी ए डैश बराबर किसके होगा, बोलो एंगल बी डैश ए डैश ए के, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर। क्लियर आई बात समझ में कि नहीं है, बताना जल्दी जरा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर बात समझ में आ गई? चलें, ये हो जाता है हमारा क्या,
और यही बात हमारी प्रूफ कर देती है क्या कि हाइगेंस ने परावर्तन का नियम यहां से सिद्ध किया है अपने द्वितीय तरंगी का सिद्धांत के आधार पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात को देखते हैं जल्दी से जरा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें अथवा में और दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी एक क्वेश्चन मैं इसको और कंप्लीट करा देता हूं, जल्दी से देखें जरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी में से क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए देखिए भैया, आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि वो कैसे चैप्टर्स को कन्वर्ट कर रहा है। कभी पहले चैप्टर में चला जाता है, कभी 8वें में चला जाता है, फिर 5वें में चला जाता है। देखें जरा, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं वैद्युत द्विध्रुव, जल्दी से बताएं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो समान प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से परस्पर दूरी पर रखे हो तो क्या कहलाते हैं वे, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही? समान परिमाण, सॉरी इसको लिख देंगे आप, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति, प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जितना ये प्लस का है उतना ही ये माइनस का होना चाहिए। ये मध्य बिंदु होता है और दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 12 होती है। क्लियर बात, ये तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया। क्या द्विध्रुव आगों ने भी पूछा है? बस वैद्युत द्विध्रुव पूछा है ना, वैद्युत द्विध्रुव पूछा है। समझ में आई बात या नहीं? तो जितना आवेश की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है ये भी याद रखना, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम है तो यहाँ पर भी माइनस के 4 माइक्रोकूलम होना चाहिए, तभी आप इसको क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। बोला क्या गया है क्या कि एक समान विद्युत क्षेत्र में दिशा में संतुलन की अवस्था को थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र को प्राप्त कीजिए। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो थीटा कोण से घुमाने में किया कार्य, अब ये आपको बताना है। हमको एक बात पता है क्या कि संपूर्ण के संपूर्ण द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तो W बड़ा होता है, तो पहले काम कर लेते हैं, उसको हम थीटा कोण से ना घुमा के डी थीटा छोटे से कोण से घुमाएंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं? पूरे कोण से ना घुमा के छोटे से कोण से घुमाएंगे, और जब छोटे से कोण से घुमाएंगे तो कैसे घुमाएंगे बताना जरा। अगर मैं बोलूं आपसे क्या, DW बराबर, भाई कार्य बराबर क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं बल गुणा विस्थापन होता है कि नहीं होता है, बताना जरा, बताओ जरा, यहां से होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और यहां पर बल कौन यूज करेगा, बोलो, बल यहां पर लगेगा टॉय, समझ में आएगा, और विस्थापन कितना होगा, डी थीटा। क्लियर बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां से बोलूंगा कि द्विध्रुव आघूर्ण टॉय कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, बताना जरा। टॉय बराबर क्या होता है, बोलो, EP sin थीटा इंटू डी थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कौन सा वर्ग घटक आ गया जहां पर आपको बहुत छोटे कोण से घुमाना पड़ेगा। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर मैं बोल दूं क्या, यदि थीटा 1 कोण से थीटा कोण तक घुमाया जाए तो कार्य बराबर क्या बनेगा, बताओ जरा। इस छोटे से कार्य का क्या कर देंगे आप, बोलो, समाकलन कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बताओ। और समाकलन किस किस के बीच में होगा, बोलो, थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में होगा। बोलो DW यहां से कितना आएगा, EP sin थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी से देखें जरा, बोलो, EP बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, केवल थीटा 1 से थीटा 2 तक sin थीटा और इंटू डी थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा जी कि नहीं आ रही है, बताना जरा। और sin थीटा को अगर मैं यहां से ओपन करूंगा तो कितना बन जाएगा, बोलो, W बराबर sin थीटा का क्या बनेगा, बोलो, cos थीटा, और cos भी कैसा बनेगा, माइनस का बनेगा, और लिमिट क्या रहेगी, थीटा 1 से थीटा 2 तक। बताओ जरा, इतना ही समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात क्लियर है? अगर मैं बोलूं ये माइनस अगर बाहर चला गया तो माइनस तो लो जी बाहर आ गया, और अंदर क्या बच जाएगा, EP, और यहां से बोलो cos
सबसे पहले थीटा 2 आएगा माइनस के कोस थीटा 1 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताना जरा। अब अगर मैं यहां से थीटा 1 थीटा 2 ना कह करके इसको मैं कन्वर्ट कर दूं, कैसा कन्वर्ट कर दूं कि वैद्युत द्विध्रुव को कितने कोण से घुमा दिया जाए, 0 से थीटा कोण में घुमा दिया जाए। क्या घुमा दिया जाए, 0 से थीटा कोण में घुमा दिया जाए। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 0 से थीटा कोण घुमाने में 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाया जाए तो देखना जरा W बराबर क्या बनेगा, माइनस के EP कोस थीटा माइनस थीटा 1 की वैल्यू पहले वाली होगी कोस 0 डिग्री, तो यानी W बराबर कितना बन जाएगा बोलो EP, और यहां से क्या बनेगा कोस थीटा माइनस का 1, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब एक काम करो, इस माइनस को अंदर ले जाओ, और जब माइनस अंदर जाएगा तो 1 कैसा हो जाएगा प्लस का, और कोस थीटा कैसा हो जाएगा माइनस का, और यही क्या आ जाएगा आपका वर्क डन आ जाएगा, टॉय बराबर EP 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा किसी को। क्लियर है? चलो इसमें क्वेश्चन और दिया गया आप लोगों को, देखो क्या बोला गया कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵5 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, इधर आ जाओ, E बराबर 10⁵5 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया। थीटा बराबर कितना है भैया, 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। सुनते रहना ध्यान से, आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा ऊपर कॉर्नर में, अगर मैं बोलूं तो उस पर 6 × 10⁻⁻24 का बल आघूर्ण लग रहा होगा। ठीक है भैया, यानी कि टॉय लग गया। अब आपको बताना क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी कि P आपको बताना है बेटा जी, P आपको बताना है। यहां से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इससे अलग तो कुछ नहीं पूछा गया से। एक बार फिर देख लो, वैद्युत द्विध्रुव को इतने कूलम के विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण के कोण पर 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। ठीक है जी, और यहां से कितना बन जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा सवाल है यहां पर, बोलो टॉय बराबर क्या बनेगा, EP साइन थीटा। P निकालना तो क्या बनेगा बोलो, टॉय अपॉन कितना बन जाएगा, P अगर निकालना है तो टॉय अपॉन E साइन थीटा। बोलो टॉय कितना है, ऊपर से 6 × 10⁻⁻24, और यहां से बोलो आगे E कितना है, बोलो ऊपर से 10⁵5, और यहां से आगे बोलो कितना है, साइन थीटा कितना बनेगा, यानी कि 30 दे रखा है कि कितना दे रखा है, बताना जरा। 30 डिग्री दे रखा है ना, अरे 30 डिग्री दिया है ना, हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, 30 डिग्री रख दो इसको आप, साइन 30, और साइन 30 का मतलब कितना है, 1/2 1/2 ऊपर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा बताना जरा, 6 दूनी 12 और 10 के कितना बचेगा, 5 ऊपर जाएगा माइनस के बाद 24 और 5 कितना बनेगा, माइनस के 29। क्लियर आई बात समझ में? इस तरीके के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, समझ में आएगा बेटा? तो यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 6 तक के कंप्लीट कर दिए, बाकी के बचे 7, 8, 9 आपके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की वीडियोस देखते रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। बहुत जल्दी CBSE के लिए भी मैं कुछ निकालने वाला हूं, कुछ स्पेशल तैयारी चल रही है आप सभी लोगों के लिए। CBSE वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं अलग से कुछ स्पेशल तैयार कर रहा हूं, 1-2 दिन में आपको रिलीज हो जाएगा और पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और क्वेश्चंस को लगाते रहिए। जय हिंद।